मैंने उसे देखा और लरजती हुई आवाज में बोला, बहुत अच्छी बनी है, एक गुड्डा और बनाऊंगी और फिर इन दोनों की शादी करूंगी। बड़ा मजा आता है बाबूजी, मेरी बहुत सी सखियां हैं, हम लोग गुड़ियां खेलते हैं, उन सब ने भी अपनी अपनी गुड़ियां बनाई हैं। क्या वो सब भी इसी तरह बाबुओं के पास आती हैं? रतन कौर उन्हें लाती है? नहीं बाबूजी, मेरे अलावा और कोई नहीं आती। असल में इनके बाबू काम करते हैं खेतों पर, किसी की दुकान है, वो कंतरी पीते हैं मगर पहले काम धंधा करते हैं, जबकि मेरा बाबू कुछ नहीं करता। वो कहता है कि मैं अगर रतन कौर की बात नहीं मानूंगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बाबू को कंतरी नहीं मिलेगी तो वो भी मर जाएंगे। मेरी माता जी तो उस समय मर चुकी हैं जब मैं बहुत छोटी सी थी और कोई भी नहीं है हमारा। बाबू मर जाएगा तो मैं अकेली रह जाऊंगी बाबूजी। बस मैं बाबू की बात मान लेती हूँ और इसके बाद रतन कौर की बात भी मान लेती हूँ। बाबू खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर गुड़िया उसके हाथ में थमा दी, फिर बोला, लो गुड़िया से खेलो। वो एकदम सहम सी गई, घबरा कर बोली, नहीं बाबूजी, अभी नहीं, अभी नहीं, मैंने तो इसे छुपा दिया था, क्षमा कर दें बाबूजी, आप गुस्सा हो गए। अरे नहीं सनीता, गुस्से की इसमें क्या बात है। और सुनो, मैंने अपनी जेबें टटोली, बदबख्तों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था मेरे पास। मेरे चेहरे पर मायूसी दौड़ गई। फिर मैंने एकदम से अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी को देखा। बहुत कीमती घड़ी थी। मेरी उंगली में सोने की एक अंगूठी भी पड़ी हुई थी। मैंने घड़ी कलाई से उतारी और उससे कहा, सुनीता हाथ आगे बढ़ाओ। जी बाबूजी, वो हैरत और मुसरत से बोली। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो मैंने घड़ी उसकी कलाई पर बांध दी। सुनो, अपने बाबू को मत दे देना, ये बाजार में बेचोगी तो बहुत पैसे मिलेंगे इसके, और ये अंगूठी सोने की है। तुम ऐसा करना, इसमें थोड़ा सा कपड़ा लपेट लेना, फिर ये तुम्हारी उंगली में आ जाएगी। लो इसे भी पहन लो। उसका चेहरा खुशी से गुलनार हो गया था। वो ऐसी निगाहों से देख रही थी मुझे जैसे बस अभी गिरेगी और बेहोश हो जाएगी। ये दो कीमती चीजें उसे मिली थी और वो इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने जल्दी से अपनी ओढ़नी में से एक छोटा सा कपड़ा फाड़ा और उसे दिलचस्पी से अंगूठी में लपेटने लगी। फिर उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी। अंगूठी उसकी उंगली में आ गई थी। वो हसरत से कभी घड़ी को देखती और कभी अंगूठी को। फिर उसने मुझे देखा और गुड़िया को सीने से लगा लिया। उसकी मुसरतें उरूज को पहुंची हुई थी। फिर एक बार उसकी निगाहें दरवाजे की जानिब उठी और वापस मुझ पर आ गईं। मैंने उसे कहा, जाना चाहती हो? और उसने मासूमियत से असबात में गर्दन हिला दी। जाओ, मैं आहिस्ता से बोला और उसके साथ दरवाजे तक आ गया। मैंने दरवाजा खोला। वो रुकी और फिर आहिस्ता से बोली, नाराज तो नहीं बाबूजी? नहीं सुनीता, जाओ, मैंने कहा। वो सहमे सहमे से कदमों से बाहर निकली। एक नजर घड़ी को देखा, फिर अंगूठी को, और फिर इतनी तेजी से दौड़ लगाई कि मैं उसे देखता ही रह गया। लेकिन इस वक्त दिलो दिमाग पर जो चरके लगे थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। एक अजीब सी उदासी जहन पर मुसल्लत हो गई थी। लेकिन कोई अनोखी बात नहीं है। इस कायनात में न जाने कितने अलमिये बिखरे पड़े हैं, न जाने कितनी मासूम लड़कियां इस किस्म की वहशतों का शिकार हैं। बहरहाल बेकार है। मैं क्या कर सकता हूँ इस बच्ची के लिए? मैं कौन सा खुदाई फौजदार हूँ? मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। अगर कुछ रकम होती तो वो भी इसके हवाले कर देता, लेकिन क्या फायदा होता? इसके शराबी बाप के काम आ जाती वो रकम। उस बेचारी की जिंदगी में तो जो लिख गया था वो अब लिख ही गया था। कुछ ऐसी बेकली जहन पर तारी हुई कि झोंपड़ी से बाहर निकला। रास्ते का इल्म था, बांकेनाथ तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो कमबख्त अपनी रंगरलियों में मसरूफ होगा। बेहतर है कि यूं ही अतराफ की सैर करूं। मैं खेतों को देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक ही मैं चौंक पड़ा। कुछ फासले पर सफेद रंग की एक कार उल्टी पड़ी थी। ये कार यकीनी तौर पर ऊपर से गुजरने वाली एक सड़क से ढलान में आकर गिरी थी, लेकिन इसे गिरे हुए देर हो गई थी और इन अतराफ में चूंकि कोई मौजूद नहीं था, इसलिए अभी तक इसे देखा नहीं जा सका था। हो सकता है कार में कोई जख्मी मौजूद हो। अजीब वाकयात पेश आ रहे हैं। मेरे कदम तेजी से उसकी जानिब बढ़ गए और थोड़ी देर के बाद मैं उसके करीब पहुंच गया। कार बुरी तरह तबाह हो गई थी। शायद रास्ता तय करते हुए ड्राइवर के हाथ बहक गए थे, क्योंकि हादसे की और कोई वजह समझ में नहीं आती थी। मुमकिन है कार का टायर टूट गया हो। मेरी निगाहें कार के अतराफ में भटकने लगी। कार का ड्राइवर कहाँ है? बज़ाहिर वो खाली नजर आ रही थी और उल्टी हुई कार का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई और फिर मेरी नजर एक दरख्त के अकब से नजर आने वाले पांव पर पड़ी, जिसमें स्याह रंग का एक जूता नुमाया था। मैंने तेजी से दौड़ लगाई और दरख्त के अकब में पहुंच गया। पतलून कमीज में मलबूस एक तवाना आदमी था जो दरख्त की जड़ में उसके तने से पुष्ट लगाए बैठा हुआ था। गर्दन सीने पर डलकी हुई थी। मैं उसके करीब पहुंच गया और फिर मैंने उसे जोर जोर से झंझोड़ा। हेलो हेलो, सुनो, क्या तुम होश में हो? मेरे अल्फाज पर उस शख्स ने गर्दन उठाई और आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा। उसके मुंह में खून भरा हुआ था। शायद मुंह में भी चोट लगी थी।
जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। मैंने उसे कहा, तुम्हें मदद की जरूरत है? शायद तुम्हारे साथ कार का हादसा हो गया है। उसने फिर आंखें फाड़ी और अपने हवास मुजतमा करने की कोशिश करने लगा। फिर उसके मुंह से बराई हुई आवाज निकली, तुम मेरा एक काम कर दो, बस मेरा एक काम कर दो। मैं हाथ पाँव नहीं हिला सकता, मेरे दोनों बाजू टूट गए हैं, रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। मेरे लिबास की अंदरूनी जेब में सीने के पास चमड़े की एक थैली मौजूद है, उसे आगरे पहुंचा दो। ताज होटल, रूम नंबर 60। वहाँ स्वरूपनाथ है। मेरी आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है। ये थैली स्वरूपनाथ को दे दो, कहना गुरुचंद ने दी है। ये भी कह देना उससे कि एक्सीडेंट हो गया है। देखो, मेरा ये काम कर दो, तुम्हें इनाम मिलेगा। मेरी आंखों की रोशनी मध्यम हो चुकी है, शायद मैं मर जाऊंगा। स्वरूपनाथ को बता देना कि कथी के पास मेरा एक्सीडेंट हो गया है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुरुचंद है। स्वरूपनाथ को, रूम नंबर 60, ताज होटल। उसने शायद आखिरी अल्फाज कहे और उसकी गर्दन सीने पर डलक गई। मेरे होशो हवास गंग हो गए थे, कुव्वते फैसला खत्म हो गई थी। क्या कर सकता हूँ? इसकी नब्ज देखी, दिल की धड़कनें सुनी और अंदाजा हो गया कि वो खत्म हो गया है। एक लम्हे के लिए हवास मुअत्तल हो गए थे। कुछ भी नहीं कर सकता था मैं उसके लिए। बेकार है सब कुछ, लेकिन अगर दूसरों को इसकी इत्तला दी तो किसी मुसीबत में भी गिरफ्तार हो सकता हूँ। न जाने क्या वाकयात पेश आए। इस मुश्किल से निकल जाना ही बेहतर है। चुनाचे जल्दी से उसके सीने के पास टटोला। चमड़े की एक नुमाया थैली, उसे इस तरह सील कर दिया गया था कि सील तोड़े बगैर ना खोली जा सके। मैंने थैली निकालकर अपने कब्जे में की। उसकी जेबों को भी टटोला। इसमें कोई 7-8 हजार रुपए की करेंसी मौजूद थी। वो मैंने निकाल कर अपने कब्जे में कर ली। जाहिर है अब ये सब कुछ इसके लिए बेकार था और ये करेंसी अपनी तहवील में लेना डाका जनी नहीं थी। मैंने दूर दूर तक देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। करेंसी अपनी जेब में मुंतकिल करने के बाद चमड़े की थैली एक महफूज जगह छुपाई और फिर बर्क रफ्तारी से चलता हुआ वापस अपनी उस झोंपड़ी के पास आ गया। दिल की धड़कनें बेहद तेज थी। न जाने इस चमड़े की थैली में क्या है। मरने वाले का नाम गुरुचंद था और मुझे ताज होटल के रूम नंबर 60 में स्वरूपनाथ को चमड़े की ये थैली देनी थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था और सोचों के दायरे फैल सुकड़ रहे थे। न जाने क्या किस्सा है। फिर काफी देर के बाद मुझे रतन कौर नजर आई। मुस्कुराती हुई मेरे पास पहुंची थी। क्या हुआ, चली गई वो? हाँ। खुश हो? हाँ रतन कौर, तो फिर हमें भी खुश कर दो, उसने कहा और मैंने एक ठंडी सांस ली। अचानक ही मुझे वो करेंसी याद आ गई। जेब में हाथ डाले डाले मैंने 100 रुपए का एक नोट निकाला और रतन कौर के हाथ में रख दिया। 100 रुपए का नोट देखकर वो तो खुशी से दीवानी हो गई थी। शायद 100 रुपए तो उसे बांके नाथ ने भी नहीं दिए थे। उसने बड़े एहतराम से मुझे अपने साथ आने के लिए कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। बांके नाथ भी बाहर बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। किरण कौर उससे अटकेलियां कर रही थी। बांके नाथ ने कहा, चलें? हाँ चलो। फिर हम दोनों ट्रक में आकर बैठ गए। बांके नाथ ने ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ाया और बोला, कहो ताऊ जी कैसी रही? बहुत अच्छी, मैंने जवाब दिया और बांके नाथ ने कहकहा लगाकर एक्सीलरेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया। बिल आखिर ट्रक आगरा पहुंच गया। बांके नाथ ने उसे अड्डे पर खड़ा कर दिया और फिर मुझसे बोला, कहो ताऊ और क्या खिदमत कर सकता हूँ तुम्हारी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बांके नाथ, तुम्हारी इस दोस्ती और मोहब्बत को मैं हमेशा याद रखूंगा। अरे यार कोई बात नहीं है, बस बांके नाथ यारों के यार हैं। ऐसे ही बहुत सी दोस्तियां कर चुके हैं। फिर कभी मिलोगे तो बांके नाथ फिर तुम्हारे साथ इसी तरह पेश आएंगे। मैं उसे सलाम दुआ करके रुखसत हो गया। कोई और मरहला होता तो शायद बांके नाथ से जुदा होते हुए मेरा दिल डूब रहा होता, लेकिन ये कमबख्त दौलत भी अजीब चीज है। इंसान को इतना एतमाद देती है कि फिर उसे किसी चीज की परवाह नहीं रहती। लिबास वगैरह ठीक ठाक था। अंगूठी और घड़ी इस मासूम बच्ची को दे चुका था, लेकिन जेब में 7-8 हजार रुपए की रकम मौजूद थी। अब भला किस बात की परवाह हो सकती है। चुनाचे बांके नाथ से दूर होने के बाद ये सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। कयाम के लिए पहले कोई मुनासिब जगह मुंतखब कर ली जाए, इसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। दिल में फौरन ही ताज होटल का ख्याल आया था, जिसका नाम उस मरते हुए आदमी ने लिया था और जहां रूम नंबर 60 में रहने वाले के लिए मेरे पास एक इमानत मौजूद थी। चुनाचे होटल की तलाश शुरू कर दी और बिल आखिर एक रिक्शा ड्राइवर ने मुझे ताज होटल पहुंचा दिया। ताज महल के पहलू में ये अच्छा खासा होटल बना हुआ था और ताज महल ही की मुनासबत से इसका नाम ताज होटल रखा गया था। मैं उतर कर अंदर दाखिल हो गया। बड़ी बाकायदगी थी यहाँ और इसकी वजह शायद मुगलिया दौर की तामीरात के सिलसिले में और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबे को देखने की हसरत लिए गैर मुल्की सयाहों की आमद भी रहती थी और इन्हीं की वजह से ये होटल बहुत साफ सुथरा और जदीद जरूरियात से आरास्ता था। बहरहाल मुझे कमरा नंबर 104 मिल गया और मैं अपने कमरे में पहुंच गया। यहीं पर कमरा नंबर 60 में स्वरूपनाथ मौजूद था।
जिसे मुझे वो चमड़े की थैली पहुंचानी थी। अपने कमरे में पहुंचने के बाद सबसे पहले कुछ देर आराम करने की सोची। अब तक बेसुकूनी रही थी। कुछ देर आराम कर लूं, इसके बाद देखूंगा कि मजीद क्या किया जा सकता है। अभी तो कोई परेशानी नहीं थी, चुनाचे आराम करने लेट गया और नींद आ गई। चमड़े की थैली मैंने अपने तकिए के नीचे रख ली थी और रकम अपने लिबास में इस तरह महफूज कर ली थी कि उसके जाया होने का खदशा ना रहे। फिर न जाने कब आंख खुली थी। रात का कोई 1:30 बज रहा था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। मैंने चंद लम्हात बिस्तर पर करवटें बदली और इसके बाद सो गया। अलबत्ता सुबह को जल्दी आंख खुल गई थी। नींद भी भरपूर तरीके से पूरी हो गई थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मुंह हाथ वगैरह धोने के बाद होटल के कमरे से बाहर निकला। नीचे जाकर नाश्ते के बारे में मालूम किया तो वेटर ने बताया कि चाय तो फौरन मिल सकती है, नाश्ता 7 बजे के बाद मिल सकेगा। मैंने चाय ही को गनीमत समझा और वेटर से चाय के लिए कहकर कमरे में वापस आ गया। फिर गरम गरम चाय के घूंट लेते हुए मैंने आइंदा के बारे में सोचा। अब क्या करना चाहिए? कोई खास तस्वुर जहन में मौजूद नहीं था। बस वही अड़ी अड़ी सी कैफियत, अपने आप की नाशनाख्ती और वो बेकुली जो अपने बारे में सोचते हुए जहन में उभर आती थी। 7 बजे नाश्ता मिल गया और मैं नाश्ते से फारिग हो गया। फिर चमड़े की वो थैली अपने लिबास में छुपाई और बाहर निकल आया। रूम नंबर 60 की तरफ चल पड़ा था, लेकिन अभी इससे काफी फासले पर मौजूद था कि दफातनी रूम नंबर 60 के सामने पुलिस के चंद जवानों को होटल के अमले के साथ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर शायद कोई कार्रवाई हो रही थी। फौरन ही ठिठक कर रह गया। कुछ हो गया है, यकीनन कोई ऐसी बात हो गई है। और अच्छा हुआ कि मैं रूम नंबर 60 तक नहीं पहुंचा था। वहीं से वापस पलट पड़ा और काफी फासले पर जाकर खड़ा हो गया। देखना चाहता था कि क्या हो गया है। लोग अच्छी खासी तादाद में वहां जमा हो गए थे और पुलिस के जवान उन्हें दूर रहने के लिए कह रहे थे। बिलाखिर एक गुजरते हुए वेटर से पूछा कि रूम नंबर 60 में क्या हो गया है। तो वेटर ने जवाब दिया, खून हो गया है साहिब। कमरे में जो मुसाफिर रहता था उसका खून हो गया है। किसी ने उसे छुरा मार दिया है। कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं शिशदर रह गया। उधर गुरु चंद हादसे का शिकार हो गया था और इधर ये सरोपनाथ भी कुछ देर तक परेशानी के आलम में वहीं खड़ा रहा। अब इस बारे में ज्यादा छानबीन करना तो हमाकत की बात थी। दूर दूर से ही जायजा लिया जाए। अचानक ही दिल में एक ख्याल आया और मैं अपने कमरे की जानिब वापस चल पड़ा। अब इतनी शराफत भी किस काम की? पहली बात तो ये है कि गुरु चंद ही मुझे अजीब हालात में मिला था और इसके बाद ये आदमी भी मारा गया था। क्या किस्सा है ये? चमड़े की इस थैली में क्या है? मैं अपने कमरे में आ गया और इसके बाद दरवाजा बंद करके मैंने थैली पर से वो सिलें हटाना शुरू कर दी जो लाक से लगा दी गई थी। हालांकि चमड़े की थैली की जिप बंद थी, लेकिन इस जिप को भी लाक से जोड़ दिया गया था। मैंने अब इन हालात में इस बारे में तकल्लुफ मुनासिब नहीं समझा और तमाम सीलें तोड़ने के बाद जिप को भी ताकत लगाकर फाड़ दिया। लेकिन अचानक ही फटी हुई थैली में से जो चीज नीचे गिरी उसे देखकर आंखें चिकाचुंध हो गईं। मैंने उन चमकदार शीशे जैसे टुकड़ों को देखा जो नीचे गिर पड़े थे और अपनी चमक दमक से माहौल को मुनव्वर कर रहे थे। अब इस बात में कोई शक्को शुबा ही नहीं रहा था कि ये कीमती हीरे थे, तरशे हुए हसीन पत्थर जिनसे रोशनी इस तरह फूट रही थी जैसे उनमें सूरज चमक रहा हो। उनकी तादाद काफी थी। वो नीचे बिखर गए थे। मैं एक लम्हे के लिए साकत रह गया। इतने कीमती हीरे, मेरे ख्याल में इनकी मालियत का सही अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। मैं देर तक इन हीरों को उलट पुलट कर देखता रहा। वो तमाम हीरे मैंने एक जगह जमा कर लिए थे। फिर मैंने हिजानी की आफियत में उन हीरों को थैली में वापस रखा। थैली की जिप टूट गई थी और अब उसे इस अंदाज में बंद करना मुश्किल था। हीरों को किसी और चीज में मुंतकिल करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने यूं किया कि थैली को एक रुमाल में कसकर बांध दिया। मैं दर हकीकत अजीबो गरीब कैफियत का शिकार हो गया था। अब तो मेरी शख्सियत ही बदल गई थी। भला इतनी सारी दौलत और इस वक्त सिर्फ मेरी मलकियत है। जिस शख्स ने दिया था उसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता था कि उसकी लाश भी किसी को दस्तयाब होगी या नहीं, और जिस शख्स को दिया जाने वाला था उसकी मौत की खबर भी कानों तक पहुंच गई थी। गोया अब इन हीरों का कोई पुरसाने हाल नहीं था मेरे सिवा, और इन हीरों की मदद से तो मैं दुनिया के अमीर तरीन आदमी की जिंदगी बसर कर सकता हूँ। क्या करना चाहिए, क्या करूँ? जहन बड़ी बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। अव्वल तो इतनी बड़ी रकम मेरे पास मौजूद थी कि मैं काफी इत्मीनान से वक्त गुजार सकता था, और फिर ये हीरे। बहरहाल कुछ न कुछ करना है। शुरू में तो सहर ज़दा सा रहा, लेकिन बाद में ये सोचा कि सबसे पहले इनके तहफ़्फ़ुज़ का माकूल बंदोबस्त कर दिया जाए, और इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि किसी बैंक में लाकर हासिल करके उन्हें इस लाकर में महफूज कर दूं। चुनाचे होटल से बाहर निकल आया और इस सिलसिले में कोशिशें शुरू कर दी। लाकर का हुसूल ज्यादा मुश्किल नहीं साबित हुआ, और जब हीरो का ये रुमाल में बंधा हुआ पैकेट लाकर में महफूज करके उसकी चाबी लेकर मैं वहां से बाहर निकला तो तबीयत की एक अजीब सी कैफियत हो रही थी।
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। बड़ी ज़हनी उलझन में गिरफ्तार था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा सोच लिया जाए, गौर कर लिया जाए। रहने के लिए ताज होटल का कमरा मौजूद था। अगर एक हीरा निकाल कर भी किसी जोहरी को फरोख्त कर दूं, तो इतनी रकम मिल जाएगी कि मैं साल भर ताज जैसे होटल में रह सकता हूं। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं थी। जरा सा सूरत हाल पर काबू पा लूं, देख लूं कि आगे क्या कर सकता हूं। इसके बाद इनके बारे में फैसला करूंगा। चुनाचे इस काम से फारिग होकर शहनशाहों के से अंदाज में आगरे की सड़कों पर टहलने लगा। मुगलिया दौर का ये शहर एक वसी तारीख का हामिल था और इस तारीख के निशानात इसमें जगह जगह मिलते थे। मैं टहलता हुआ ताजमहल की जानिब निकला। संगे मरमर की ये इमारत मोहब्बतों का मरकज थी और इसके नाम के साथ मोहब्बत करने वाले अपने इश्क का आगाज करते थे। इश्क की लाजवाल दास्तान संगे मरमर की इस इमारत की शक्ल में निगाहों के सामने थी। ताजमहल के सामने वाले हिस्से से गुजर कर आगे बढ़ने लगा। एक सब दुकानें खुली हुई थी। दरमियान में घास और छोटे छोटे हौज बने हुए थे। स्याह घूम फिर रहे थे। फोटोग्राफर कैमरे लिए हुए जगह जगह लोगों को तस्वीरें बनाने पर रागिब कर रहे थे। एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सा समा था। मैं संगे मरमर की उस इमारत में दाखिल हो गया और मोहब्बत की वो कहानियां मेरे जहन के पर्दों से टकराने लगी, जिनकी बुनियाद पर ताजमहल बना था। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक ही किसी ने अकब से मेरा बाजू पकड़ लिया और मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ओह माय गॉड, क्या वाकई ये तुम ही हो माय डियर शरून? एक निस्वानी आवाज सुनाई दी और मैंने हैरान निगाहों से उसे देखा। दूसरे लम्हे मैंने उसे पहचान लिया था। वो मधुमती थी। मेरी खोपड़ी चकरा कर रह गई और मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। अगर मुझे धोखा नहीं हुआ है तो ओह, मैं किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूं? कम से कम मुझसे इकरार तो कर लो कि तुम शरून ही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, जी मिस मधुमती, मैं शरून ही हूँ। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।